वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 3 से मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई थी 1956 में। मध्य प्रदेश में 4 कैटेगरी में इनको बांटा गया है सिंचित एरिया को। ये है वृहद सिंचित क्षेत्र, फिर आता है मध्यम सिंचित क्षेत्र, फिर आता है अल्प और फिर आखिरी में न्यूनतम। तो पहले हम बात करते हैं वृहद, मतलब कि सर्वाधिक सिंचित एरिया की, क्षेत्र की। चंबल घाटी मध्य प्रदेश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में सर्वाधिक नहरों का निर्माण किया गया है। उत्तरी भाग में भी सर्वाधिक जिले को अगर पूछ लेगा तो ग्वालियर और मुरैना, यहाँ पे 40% एरिया यहाँ पे सिंचित होता है इनसे। फिर मध्यम सिंचित क्षेत्र में आता है मध्य प्रदेश के मध्य पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण तक का क्षेत्र मध्यम सिंचित क्षेत्र है। इस यहाँ पे कितना परसेंट, अच्छा अगर सर्वाधिक की बात करते हैं तो 40%, अगर मध्यम की बात करें तो 35% भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 35% भाग नहरों, कुओं और नलकूपों के माध्यम से सिंचित होता है। और यहाँ के जो ज़िले हैं वो है बालाघाट और भिंड, जो मध्यम सिंचित के एरिया में आते हैं। फिर आता है अल्प सिंचित क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित नर्मदा घाटी अल्प सिंचित क्षेत्र है। यहाँ पर कुओं और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। फिर हम देखते हैं अल्प सिंचित क्षेत्र में आने वाले जिलों के नाम: होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर। अल्प सिंचित क्षेत्र का परसेंटेज अगर पूछे तो 15% है, 15%। फिर आता है न्यूनतम सिंचित क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग न्यूनतम सिंचित क्षेत्र है। सिंचाई करने का माध्यम तालाब है। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र परसेंटेज में 10% है। इस क्षेत्र का और पूरे मध्य प्रदेश का न्यूनतम सिंचित जिला जो है वो डिंडोरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना कि इस एरिया का प्लस मध्य प्रदेश का भी सबसे कम सिंचित जिला जो है वो डिंडोरी है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला है ग्वालियर। और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है तो हम बोलेंगे गेहूँ है। और वृहद सिंचाई होती है नहरों के माध्यम से। अगर बोले वृहद सिंचाई कहाँ किसके, तो नहरों के माध्यम से। मध्यम सिंचाई होती है नहर प्लस कुआं प्लस नलकूपों के माध्यम से। अल्प सिंचाई होती है ज़्यादातर कुओं और नलकूपों के द्वारा। और न्यूनतम सिंचाई होती है तालाबों के द्वारा। 40% हम अपने मैप के थ्रू इसको समझ लें तो हम समझते हैं इसको मैप के थ्रू। ये हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में बटा हुआ हमारा मध्य प्रदेश दिख रहा है। और इस मध्य प्रदेश में हम बात करेंगे सर्वाधिक सिंचित जिलों की, जो कि 40% है। और वो है हमारा ग्वालियर और मुरैना। ठीक है, फिर हम हमारा बात कर रहे थे मध्यम की। तो सबसे पहले हम मध्यम सिंचित एक जिला है वो है बालाघाट। 35% वहाँ पे मध्यम सिंचाई की जाती है उसके भाग में। और फिर बात करते हैं पूर्व की। तो और पूर्व में दक्षिण पूर्वी भाग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नहीं पूछेगा आपसे कि भैया दक्षिण का कौन सा है, पूर्व दिशा में कौन सा है, नहीं, वो वैसा देता है कैसा कि उत्तर पश्चिम, पूर्व दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी भाग में आता है हमारा डिंडोरी। ये दक्षिण पूर्वी भाग में डिंडोरी आता है, जो कि न्यूनतम सिंचित जिला है। पानी है ही नहीं, ना के बराबर टाइप का, तो 10% है। और फिर ये पूछ लेगा आपसे कि भैया ये बता दो अल्प सिंचित कौन कौन से जिले हैं। तो हो गया इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद। ये एक ट्रायंगल भी बनाता है और ये एक ट्रिक है याद करने की। इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, ये 15% अल्प सिंचित एरिया है। ठीक है, और अगर बात की जाए मंदसौर की, तो पश्चिमी भाग में जो मंदसौर है ये कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचित किए जाने वाला जिला है। और बात करें अगर इंदौर की, तो ये नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित किए जाने वाला जिला है। ठीक है, ये हमने हमारे मैप के थ्रू समझा। फिर अब हम बात करते हैं परसेंटेज और डायरेक्शन की। तो 40% हमारा उत्तर दिशा में सर्वाधिक सिंचित एरिया आता है। 35% मध्य पूर्व प्लस उत्तर से दक्षिण का क्षेत्र आता है, मध्यम सिंचित क्षेत्र। और 15% जो है वो पश्चिमी भाग की नर्मदा घाटी अल्प सिंचित क्षेत्र में आती है। और 10% दक्षिण पूर्वी भाग न्यूनतम सिंचित एरिया में आता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों के माध्यम से की जाती है, जो कि मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, सतपुड़ा तथा नर्मदा घाटी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से है। फिर आता है मध्य प्रदेश में कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, डायरेक्ट पूछेगा तो अपन बोलेंगे मंदसौर। फिर मध्य प्रदेश में नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध साइक्लोपियन बांध डैम। ठीक है, फिर आएगा स्थिति कहाँ है, तो रायसेन जिले के भोजपुर में स्थित है। नदी आएगी बेतवा नदी। चोरल परियोजना इंपॉर्टेंट है, क्यों वो हम पढ़ रहे हैं क्यों। चोरल परियोजना मध्य प्रदेश की अंतरघाटी परियोजना है। अंतरघाटी क्या होता है भाई, तो
अंतर्घाटी की इतनी बड़ी डेफिनेशन है पर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये बस इतना जान लो कि ज़्यादा जल राशि को कम जल राशि से जोड़ना ही अंतर्घाटी परियोजना कहलाती है, ताकि एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, फिर तो चोरल परियोजना मध्य प्रदेश की अंतर्घाटी परियोजना है। जिला इंदौर के महू पर स्थित चोरल नदी परियोजना से महू नगर की 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की जो भूमि है वो सिंचित की जाती है। अंतर्घाटी परियोजना का एक बार मतलब भी जान लेते हैं। तो भैया राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना NRLP जल अधिशेष वाली नदी घाटी, जल अधिशेष मतलब होता है जहाँ बाढ़ की स्थिति रहती है, से जल की कमी वाली नदी घाटी जहाँ जल के अभाव या सूखे की स्थिति बनी रहती है, में अंतर्घाटी जल अंतरण परियोजनाओं के माध्यम से जल के हस्तांतरण की परिकल्पना की जाती है। मतलब कि भैया जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर बहा दो तो एक सामंजस्य बन जाएगा। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं। चंबल घाटी परियोजना, यह मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। इसकी शुरुआत, अच्छा ये पहली है, ठीक है, इसकी शुरुआत 1953-54 में हुई थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 386 मेगावाट इसमें पावर जनरेशन होता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके अंडर आती है, अंतर्गत आने वाली चंबल घाटी परियोजना के अंदर आते हैं कौन कौन से? गांधी सागर बांध आता है, राणा प्रताप सागर बांध आता है, जवाहर सागर और कोटा बैराज। डायरेक्ट इसका ईयर पूछ लेगा तो ये भी पूछ लेता है कि बाकी बना कब और फिर इसमें कार्य शुरू कब से हुआ या फिर कार्य बन करके पूरा कब हुआ। तो गांधी सागर बांध 1960 में बनना शुरू हुआ और 1954 में इसका उद्घाटन किया गया। और अच्छा ठीक है, और फिर राणा प्रताप सागर बांध 1964 में बना था, इसका 1960 याद रखना, ठीक है। फिर आता है जवाहर सागर बांध 1971 में बना था, कोटा बैराज 1954 में बनना शुरू हुआ, 1960 में पूरा हुआ। इसका भी उल्टा है, ठीक है, 1954 में बनना शुरू हुआ, 60 में पूरा हुआ। फिर गांधी सागर बांध, यह मंदसौर के भानपुर तहसील में स्थित है, 1960 को बना तथा 7 मार्च 1954 को जो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इसका शुरू में शिलान्यास किया था। और फिर गांधी सागर बांध पर चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है ये, जिसके द्वारा 115 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है। फिर आता है राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। यह संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है। 1964 को स्थापित हुई थी। 172 मेगावाट पावर जनरेशन होता है। जवाहर सागर बांध, यह राजस्थान में बोरावास के समीप बना हुआ है। स्थापना 1971 में हुई थी और इसमें जो उत्पादन क्षमता है वो 99 मेगावाट की है, 99 मेगावाट इसमें जनरेशन होता है। फिर कोटा बैराज बांध जो है यह राजस्थान के कोटा में स्थित है। इसका प्रारंभ 1954 में और 82 को पूर्णता प्राप्त हुई। नर्मदा घाटी परियोजना भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। और नर्मदा घाटी परियोजना संयुक्त परियोजना है किस किस की? भैया ये दे सकता है शफल करके, कैसे कि वो दिए 3 दे दे, कोई एक गायब कर दे, है ना, और पूछे कि ये 2 हैं, 1 और 2, 2 और 3, ऐसे करके ऑप्शंस के साथ कूट वाले प्रश्न। तो नर्मदा घाटी परियोजना में शामिल हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। MP के लाभान्वित जो जिले हैं वो है मंडला, शहडोल, जबलपुर, धार, रायसेन, छिंदवाड़ा, खरगोन, रीवा, होशंगाबाद, झाबुआ और सतना। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन हुआ था 1980 में, ठीक है। इंदिरा सागर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा ग्राम में स्थित है। 2004 से और 1000 मेगावाट का इसमें उत्पादन हो रहा है। फिर इसकी जो मतलब कि जो इंदिरा सागर परियोजना की नींव 1983 में रखी गई थी श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, इसका नाम भी यही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, गुजरात के बड़ौदा जिले के केवड़िया गांव के पास निर्मित है। संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र की। आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। लोकार्पण किया गया 17 सितंबर 2017 को, कितने साल बाद को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बांध का लोकार्पण किया गया। विद्युत उत्पादन क्षमता है 1450 मेगावाट की। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता हैं मेधा पाटकर, और 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन को तेजी प्रदान की थी इन्हीं मेधा पाटकर जी ने। ओंकारेश्वर परियोजना यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। लाभान्वित जिले हैं खंडवा, खरगोन और धार। विद्युत क्षमता इसकी 520 मेगावाट है।
फिर आती है रानी अवंतीबाई सागर, जिसको हम बरगी डैम के नाम से जानते हैं। तो बरगी परियोजना, यह परियोजना मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर निर्मित की गई है और इसकी जो टोटल उत्पादन क्षमता है विद्युत वो है 90 मेगावाट की। महेश्वर बांध, यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी पर है और इस परियोजना से विद्युत उत्पादन होता है 400 मेगावाट का और 1994 में बनी थी, 94 में। चोरल परियोजना के बारे में हमने पढ़ा था क्या कि इंदौर जिले के महू में चोरल नदी पर बनी हुई है। तवा बांध, यह तवा परियोजना होशंगाबाद जिला में है, तहसील पूछे तो इटारसी। नदी तवा नदी प्रारंभ हुआ था 1960 को और टोटल इसकी क्षमता है 1000 मेगावाट की। फिर आता है बाणसागर परियोजना। तो बाणसागर परियोजना यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोंद में स्थित है। कई बार केवल गांव पूछ लेता है। तो संयुक्त परियोजना किस किस की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जिसका नाम में नदी का नाम नहीं दिया रहता है वो पूछी जाती है। जैसे कि बाणसागर से क्या समझोगे? तो सोन नदी याद रखना। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है, नदी का नाम पूछता है। फिर पेंच परियोजना, ये पेंच फंसा हुआ है। किस किस के मध्य में पेंच फंसा हुआ है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऐसे याद हो जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य, जिला छिंदवाड़ा, नदी पेंच। संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की। विद्युत उत्पादन होता है 160 मेगावाट का। माता टीला बांध परियोजना, ये जो है उत्तर प्रदेश की है, ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर। और संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश दोनों की है। और इसमें जो क्षमता होती है 3 यूनिट लगी हुई है, 3 इकाइयाँ लगी हुई है 10.2 की। तो जब इसमें जब तीनों इकाइयों से संयुक्त उत्पादन होता है तो वो होता है 30.6 मेगावाट का। माता टीला पावर स्टेशन बेतवा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कई बार बायां दायां करके कंफ्यूज करते हैं लोग। तो बाएं किनारे पर स्थित है, जो भोपाल से विंध्य पठार में 1550 फीट की ऊंचाई पर है। बेतवा झांसी यूपी और एमपी की सीमा रेखा बनाते हुए ज़्यादातर यूपी में बहती है और अंत में हमीरपुर जिले में यमुना में जाके मिल जाती है। बेतवा की इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है क्या कि पूरी तरह से बारिश पर निर्भर नदी है। कौन सी है? तो बेतवा है, जिसमें बरसात में बहुत अधिक पानी का निर्वहन और गर्मियों में बहुत कम पानी का निर्वहन होता है, बहता है। फिर बांध का निर्माण 1957 में सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था और 1965 से पावर हाउस इसका चालू हुआ है। पावर जनरेशन 10.2 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगी हुई है, तो वही 13.6 मेगावाट की कुल बिजली यहाँ पे पैदा होती है। राजघाट परियोजना MP UP मिक्स है और मतलब संयुक्त परियोजना है। नदी बेतवा है, राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है। बना था 1975 को, चालू हुआ 2006 को और क्षमता है इसकी 45 मेगावाट की। उर्मिल सिंचाई परियोजना MP UP मिक्स है और ये छतरपुर कानपुर मार्ग पर स्थित है, उर्मिल नदी पर ही बना हुआ है। बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश की सरकार ने बांध बनवाया, तो मध्य प्रदेश ने क्या किया? इसने नहरें बनवा दी। ठीक है। उर्मिल सिंचाई परियोजना के पूर्ण हो जाने से रबी की फसल, ये आ गया भैया। ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना है जिससे रबी की फसल को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है? तो वो है हमारी उर्मिल सिंचाई परियोजना। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के हिरौता गांव में उर्मिल नदी पर बना हुआ है। भांडेर परियोजना, यह परियोजना, ये नाम नहीं पता लगता जिससे नदी का वही पूछा जाता है। तो भांडेर परियोजना बेतवा नदी पर भारत सरकार के द्वारा 1953 में शुरू हुई थी और भांडेर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं, पहला ग्वालियर, दूसरा भिंड और तीसरा दतिया। टोंस या फिर इसी को तमस भी बोलते हैं, तो यह जिला सतना में है। नदी टोंस या तमस, कई लोग तमसा भी बोलते हैं। तो 320 मेगावाट का उत्पादन होता है, मेन पॉइंट है। और माही परियोजना, यह परियोजना माही नदी पर धार और झाबुआ जिले में है। माही धार जिले के सरदारपुर से निकलती है और पूर्व से पश्चिम बहने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक है। अवसान इसका होता है, गिर जाती है कहाँ पे जाके? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। फैक्ट क्या है इंपॉर्टेंट कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी का नाम बताइए जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो हम आंसर देंगे माही नदी। बाघ परियोजना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की मिक्स संयुक्त परियोजना है और ये बाघ नदी पर ही है। स्थान महाराष्ट्र के सिरपुर में बाघ नदी पर स्थित है। साथ ही साथ ये कब बनी? तो 1970 को बनी। हलाली परियोजना, हलाली नदी परियोजना रायसेन में तथा विदिशा की सीमा पर स्थित है। फिर हलाली नदी, इससे ये इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट है क्या कि इसे पहले थाल नदी के नाम से जाना जाता था। मैंने आपसे पूछा था, आपने आंसर भी किया है। फिर 18वीं शताब्दी में दोस्त मोहम्मद खान की सेना ने हुआ क्या था? थाल नदी के तट पर जगदीशपुर, जिसका बाद में नाम बदल के क्या कर दिया था? इस्लाम नगर। जगदीशपुर के पास अपने प्रतिद्वंदी देवरा राजपूतों की सेना को छल कपट से बुलाया और उनकी हत्या कर दी। और
तभी से यही कारण है कि इसे स्लॉटर्स रिवर, स्लॉटर्स मतलब होता है वध की नदी, स्लॉटर्स मतलब होता है कि किसी को बहुत मतलब भीड़ को मार देना, लेकिन केवल ऐसे ही नहीं, मृत्यु नहीं दे देना, वो निर्ममता पूर्वक मतलब एकदम निर्दयी रूप से कत्लेआम वो सब ठीक है। तो तब से मतलब हलाल कर दिया, तो इसलिए इसका नाम हलाली नदी के नाम से पुकारा जाने लगा। पर इस पर भी विवाद उठा था, अभी जनवरी में कहा गया अभी इसका नाम बदल दो, लेकिन अभी भी कागजों में हलाली नाम ही है, तो हम यही पढ़ेंगे। और ये हुआ क्यों था, इसको यह नदी पीड़ितों के बहे खून से लाल दिखाई देने लगी थी। फिर आता है मड़ीखेड़ा बांध, यह नदी सिंधु नदी पर है। मड़ीखेड़ा बांध मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के मड़ीखेड़ा गांव में है। और थावर परियोजना जो है ये मंडला के समीप स्थित है। बारना परियोजना यह विश्व बैंक की सहायता से रायसेन जिले में बारना नदी पर निर्मित है। कोई पूछ ले वर्ल्ड बैंक की हेल्प से बनाई गई परियोजना कौन सी है रायसेन जिले में, तो बारना परियोजना। फिर कोलार परियोजना सीहोर जिले में कोलार नदी पर विश्व बैंक की सेकेंड है ना सहायता से निर्मित की जाने वाली वो है परियोजना है। फिर आती है सुक्ता परियोजना, यह खंडवा और बुरहानपुर की सीमा पर सुक्ता नदी पर निर्मित है। अटल सागर परियोजना, जिला शिवपुरी, नदी सिंधु नदी, मड़ीखेड़ा बांध। भैया ये वही है कि मड़ीखेड़ा बांध को ही अटल सागर परियोजना का नाम दे दिया गया, लेकिन कब, तो इस परियोजना को 2018 में अटल सागर परियोजना का नाम दे दिया गया था, मड़ीखेड़ा बांध को। फिर आता है इस परियोजना को 1.62 लाख हेक्टेयर में सिंचाई तथा 60 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता प्रस्तावित है। फिर आता है संयुक्त सिंचाई परियोजना, ये एक रिवीजन के लिए है और उसके भागीदार राज्य मतलब कि जो संयुक्त चल रही है ना वो वाले, जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की 3 हैं, वैसे तो 4 हैं पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की 3 मेन है। बाघ परियोजना, बाघ नदी पर काली सागर परियोजना, ये भी बाघ की पूरक है। और आती है फिर बावनथड़ी परियोजना जो कि बावनथड़ी नदी पर है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा, ठीक है, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा। और महाराष्ट्र में क्या, तो महाराष्ट्र का नागपुर। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की भी कह सकते हो। अगर आपसे ये ना देखे ये पूछ ले कि भैया छिंदवाड़ा और नागपुर के मध्य कौन सी परियोजना है, तो इनके बीच भी पेंच फंसा है, ठीक है, तो पेंच परियोजना। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की कौन सी परियोजना है, तो वो है सरदार सरोवर परियोजना। इसका भी एक फैक्ट है क्या कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर है, अगर कई बार आपसे मीटर ना पूछ के फीट पूछ ले तो लगभग पूछता है भैया MPPSC, तो लगभग 600 फीट बोलना। अगर एग्जैक्ट पूछता है तो 597 तो है ही। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी फैक्ट क्या था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से आप सरदार सरोवर परियोजना को देख सकते हो, इतना सा फैक्ट है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ये बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उर्मिल परियोजना, ये उर्मिल नदी पर है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। फिर आता है बाणसागर परियोजना, सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त, तीनों की है, ठीक है। फिर आता है चंबल घाटी परियोजना, इसके अंदर तो 3-4 है, क्या क्या, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज और इनकी नहर प्रणालियाँ, ये सब मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत आता है। फिर आता है ईव परियोजना, सपनाइक और नाला संयुक्त परियोजना। लोअर कोलाब, ये उड़ीसा का है, ठीक है, संयुक्त परियोजना। और लोअर संयुक्त परियोजना ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा, देखा मध्य प्रदेश और उड़ीसा की मिक्स है। फिर हम एक 3 नंबर का या फिर 6 नंबर का या फिर आजकल कहते हैं 5 नंबर का आंसर देख सकते हो कि पूछा जा सकता है, या फिर एक उसमें ऑप्शंस में ही 4 ऑप्शन देके कि भैया आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है, ऐसे बना के पूछते हैं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को मतलब डैम को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब डैम का एम है ना, तो डैम का एम क्या है, सिंचाई का प्रबंध करना, जल विद्युत का उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये हमारा भी कर्तव्य है, अंतः स्थलीय नौ परिवहन का विकास, भू संरक्षण करना, मछली पालन का विकास इत्यादि। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।